ओके, तो बिस्मिल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद हम वापस आ रहे हैं। जो स्विक्स हम 6th की पढ़ रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, जो इसका बुक का नाम है। इसका चैप्टर 7 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले कि हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, असल में जो आपके चैप्टर में है, एक बच्चे वहाँ पर स्ट्रीट में खेल रहे थे, तो ये वहाँ पर तमहीद के तौर पर दिया हुआ है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या जो शहरी जो सरकार होती है, काम चलाओ सरकार, लोकल सरकार, तो वो वहाँ पर किस तरह से काम करती है। तो वो जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट्स लगाते कौन है। तो हमने तो नहीं लगाई है, ये कौन लगाता है। तो बच्चे आपस में जो काफ़ी खेल रहे थे, तो उसमें से एक बच्चे की माँ उनसे कह रही है कि आप जाइए और आप ये मालूम कर सकते हैं एक ख़ास आंटी के पास, जिसका नाम होता है यास्मीना खाला, क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाली एक कर्मचारी लेडी होती है। तो वो उसके पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है। क्या पता चलता है वो हम सारा डिस्कस करेंगे कि उनको क्या पता चलता है बाद में। हालांकि पूरा यहाँ पर सारे चीज़ें जो है म्यूनसिपैलिटी के बारे में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताई गई है, लेकिन हम सारा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, किस तरह की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है और किस तरह काम करती है। और उसके बाद एक और चीज़ इसमें ये दी गई है कि अगर अब वो जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो काम नहीं करते हैं, तो आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। क्योंकि हमने कहा है कि जमहूरियत में, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ तरीका होता है, ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का एक जरिया है कि आप प्रोटेस्ट करें। तो वो किस तरह से जो गंगाबाई है, वो लोगों को जमा करके फिर काउंसलर को अपने साथ लेके वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है वो एहतजाज करती है। और एहतजाज क्यों करती है? क्योंकि वहाँ जो गार्बेज वगैरह होता है, साफ़ सफाई नहीं होती है, या कोई भी छोड़िए वो मसला जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप कोई भी मसले को लेके जो है आप अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बारहा बताया कि एक चीज़ वो है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। माइनस वायलेंस आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी का, ये गवर्नमेंट के साथ आप समझ लीजिए कि आप एक तरह का ताउन करते हैं अगर आप उनको कोई बात बताते हैं, लेकिन वायलेंस के बगैर बताना होता है। तो हम इस जो है, जो आपके चैप्टर में जो भी बातें दी हुई है, इनका तो थोड़ा सा हमने जायजा लिया है, लेकिन असल बात जो इसमें हमें समझनी है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है असल में, और किस तरह से ये गवर्नेंस जो इनकी है वो कहाँ कहाँ पर जो है इनका इंटरफेरेंस कहाँ होता है, कहाँ पर ये काम करते हैं और किस तरह से करते हैं, अपना पैसा कहाँ से लाते हैं, ये सारी बातें जो है हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके चैप्टर में इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर, ताकि एक ही मरतबा आपको ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मसला जो है हमेशा के लिए हल हो जाए। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द अर्बन बॉडीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स, दैट इज NAC। ये सारी की सारी बॉडीज जो है ये अर्बन बॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्बन बॉडीज, यानी जो शहरों का ख्याल रखती है। और इसमें आगे चलकर आपको यह भी पता चलेगा कि म्यूनिसिपैलिटी कहां करती काम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां करती। सीधी सी बात है, जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ये छोटी सी लगती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी लगती है, तो आगे चलकर आपको यह भी पता चलेगा, क्लियर। तो इस तरह की एक और बॉडी होती है जो जिसको हम नोटिफाइड एरिया, यानी कोई एरिया जो है उसको नोटिफाई किया जाता है कि ये अर्बन एरिया है, तो उसके लिए भी कमेटियां बनाई जाती है। लेकिन ये सारी कमेटियां जो होती ये डेमोक्रेटिक होती है, इनको चुना जाता है, क्लियर। सो द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज म्युनिसिपल गवर्नेंस, इसको म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी कहते हैं, म्युनिसिपल गवर्नेंस भी कहते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द ड्यूटीज विच सीक द कंफर्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। और ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या म्युनिसिपल गवर्नेंस जो है, इनको क्या होता है, ये सारी की सारी वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है या इस पर आयद हो जाती है जो भी वहां पर रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों को जो बुनियादी जरूरतें चाहिए, उसकी सारी तमाम तर जिम्मेदारी किसकी होती है? म्युनिसिपल गवर्नेंस की या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, या जिसको आप म्युनिसिपैलिटी कहते हैं या फिर नोटिफाइड एरिया कहते हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज मच डिफरेंट फ्रॉम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें काफी फर्क है। जो हमने रूरल में, पंचायत राज में पढ़ा, ये उससे काफी मुख्तलिफ है। द रीजन बीइंग ए सिटी इज मच बिगर इन टर्म्स ऑफ साइज एंड देयरफॉर एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द रूरल एरिया। उसका बुनियादी वजह यह है कि बहुत बड़े होते हैं कस्बे, शहर, ये बड़े होते हैं गांव से। यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला होता है वो हर तरह से मुख्तलिफ होता है गांव से, समझ रहे हैं।
So from the electricity, water, lamp posts and every other setting, there are different forms of administration and governing bodies. लिहाजा हर तरह के काम के लिए अलग अलग बॉडी काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें, उसको अलग डिपार्टमेंट, हालांकि गाँव में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो आया इस तरह से है कि वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम है गाँव से ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी तरह वाटर सप्लाई, हमारे यहाँ तो हम काम चलाव के लिए हम नदी नालों का भी जो पोल्यूटेड नहीं है वहाँ से भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ तो गार्बेज ही गार्बेज होता है। और इसी तरह जो है स्ट्रीट लाइट्स का वहाँ और गाँव में ज़रूरत इसकी नहीं होती है। तो ये हर तरह से जो है हर किस्म की सेटिंग जो है डिफरेंट होती है गांव से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल एसोसिएटेड विद ए चेन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कर्स फॉर्म्स द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या म्युनिसिपल काउंसिल हो, दोनों गवर्नमेंट के बनाए हुए महकमों के साथ एक चेन बनाते हैं और सारे काम उनके जिम्मे आ जाते हैं और उन्हीं से मिलके ये सारे के सारे काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये सारा यही सिस्टम इंडिया में चलता है इन इंडिया एंड लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। और उसके बाद कहां पर लोगों को कौन सी सहूलत की जरूरत है उसको वो एस्टैब्लिश वहां पर करते हैं और सिविक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं। सिविक एमिनिटीज हमने विलेज में भी पढ़ा और आगे चलकर फिर पढ़ेंगे, जिसमें सैनिटेशन आता है, जिसमें हेल्थ आता है, जिसमें एजुकेशन आती है या जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आती है। क्योंकि शहर में कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से गाँव में होता है। गाँव में जहां कहीं भी आपकी मर्जी हो, आपकी मिल्कियत जमीन है तो मिल्कियती अराजी आप कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसमें ज्यादा आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां नोटिफाइड एरिया कमेटी हो, म्युनिसिपैलिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां पर म्युनिसिपैलिटी से पूछ के करना पड़ता है। क्लियर? So under the urban administration, municipal corporation works in larger cities and municipal council is in the smaller cities. मैंने पहले का कॉर्पोरेशन बड़ा लगता है और म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल काउंसिल जो है छोटा लगता है, तो वो बड़े शहर के लिए और ये छोटे शहर के लिए काम करता है। कंपोजिशन क्या है इसकी, कौन कौन लोग इसमें होते हैं? सो कंपोजिशन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, द एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज ए म्युनिसिपल एरिया। जिसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन काम करती हो उसको हम म्युनिसिपल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कई बार हम इसको टाउन एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउन एरिया, क्योंकि टाउन का मतलब ही है शहर, तो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बात करते हैं। क्लियर? सो ईच म्युनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। उसी तरह जिस तरह गांव में वार्ड होते हैं इसी तरह यहां पर भी वार्ड्स को मैं उसको ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल इज मेड अप ऑफ ए वार्ड कमेटी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल फिर वार्ड कमेटी से बनाई जाती है। यानी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं पर हो वहां पर भी यही जो है मेंबर्स होते हैं, या म्युनिसिपल काउंसिल हो तो वहां पर भी इसी तरह वार्ड मेंबर्स होते हैं। ईच वार्ड हैज वन मेंबर इन द वार्ड कमेटी नोन एज काउंसलर। और हर वार्ड का जो मेंबर होता है उसको हम काउंसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव में क्या कहते हैं? 5। गांव में वार्ड मेंबर को क्या कहते हैं? 5। तो वहां पर काउंसलर कहते हैं। अगर आपको डिफरेंस बतानी हो तो ये एक डिफरेंस है। ऑल द काउंसलर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 5 years। वो हमने पढ़ा है अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। यानी हर बालिग शख्स, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से बालिग शख्स यानी 18 साल से ऊपर वाले लोग जो है इनको चुनते हैं वोट के जरिए से। द नंबर ऑफ वार्ड्स इन ए म्युनिसिपल एरिया इज डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब कितने हम काउंसलर बना सकते हैं, कितने वार्ड बना सकते हैं, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ST, SC जिनको हम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास कहते हैं, या वेमेन होती है, इनको 33% जो है उनकी रिजर्वेशन होती है। रिजर्वेशन आपने पढ़ा है पहले ही, रिजर्वेशन क्या होती है, यानी इनके लिए मखसूस सीटें होती है। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट In addition to the councillors, the legislature of a state may also choose to make provisions for the representation of persons having special knowledge or experience, but the selected ones will not have the right to vote in the meetings of the municipal corporation. इसके अलावा जो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर है, जो यहाँ जो कानूनी तौर पर जो हुकूमत बनाई जाती है, जो लोगों ने चुनी हुई जो लोगों की सरकार होती है, वो अपने
बलबूते पर कुछ नुमाइंदे इस अर्बन कमेटी में डाल सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डाल सकते हैं किसी खास बुनियाद पर कि इनको किसी खास काम का नो हाउ है, ये जानते हैं कि ये काम कैसे करना है, यानी उनकी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, उनकी एजुकेशन की बुनियाद पर वो कुछ और मेंबर भी इसमें जोड़ सकते हैं काउंसलर्स के अलावा। लेकिन वो सिलेक्टेड होते हैं, उनको गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, समझ रहे हैं, लेजिस्लेचर सिलेक्ट करती है। लेकिन जब भी मीटिंग्स होंगी तो म्यूनिसिपैलिटी के मीटिंग्स में अगर वहां वोटिंग होगी किसी चीज पर राय बनानी है तो ये लोग वहां वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। उनकी सिर्फ एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई? ओके। हाउएवर ऑल द एमपीज, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, एमएलए, क्योंकि ये पहले से ही रिप्रेजेंटेटिव होती है, इनको लोगों ने चुना होता है, एंड कमिश्नर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, या म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर हो, ये बड़े मतलब ओहदे पर होता है, जिम्मेदार इंसान होते हैं, डू हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स, इनको वोट डालने का हक होता है। अगर ये वहां पर उस मीटिंग में शामिल हो तो ये अपना वोट दे सकते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही समझा जाता है कि ये इस काबिल है, क्योंकि इनको पहले से ही मैंडेट हासिल है लोगों का। क्लियर? तो लिहाजा इनको किसी के चुनने की जरूरत नहीं है, पहले से ही चुन के आए हैं। क्लियर? अब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल, तो किस तरह से चलती है? द मेयर इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका एक हेड होता है जिसको चुना जाता है बाज़ाब्ता तौर पर, किसी जगह तो डायरेक्ट चुना जाता है, तो इसमें फर्क आपको आगे दिखेगा कि इसका मेयर होता है। गांव में कौन होता है हेड? उसको सरपंच बोलते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच बोलते हैं। तो यहां पर मेयर होता है। कॉर्पोरेशन एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर मोस्टली वेस्टेड इन द म्युनिसिपल कमिश्नर, लेकिन ज्यादातर हमने ऊपर कहा म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास असल पावर्स होते हैं, आमतौर पर मेयर के पास नहीं होते हैं। द मेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द मीटिंग, उसकी वो टाइटुलर हेड होता है और एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है बॉडी का, तो हेड वही करता है, मीटिंग में वही आला माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। ही शी आल्सो अपॉइंट्स ए डेप्यूटी मेयर, वो खुद से अपना एक डेप्यूटी भी बनाता है, ठीक, वो भी वहां पर होता है। द टेन्योर ऑफ द मेयर एंड डेप्यूटी मेयर इज 5 years, इनका भी टेन्योर वही 5 साल होते हैं जो आमतौर पर आम बॉडी के काउंसिलर्स का होता है। However, in some states and union territories, ये अब याद रखेंगे, mayors are directly elected by the people, उनको लोग डायरेक्ट चुनते हैं। अगर डायरेक्ट चुन के आए हों 73rd अमेंडमेंट के तहत, अगर ये आए हों, एंड दस होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर इनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, फिर इनके पास सारी ताकत होगी, फिर ये टाइटुलर हेड नहीं रहेंगे वहां पर। द सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। अब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, यानी वहां डीसी साहब होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं वहां पर, तो वो सारे के सारे इनके काम काज पर नजर रखते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं। तो वो देखते हैं कि ये लोकल बॉडी किस तरह से काम करती है और हर तरह के डेवलपमेंटल प्लान्स को इंप्लीमेंट करने में उनके साथ साझेदारी करते हैं, उनको दिखाते हैं क्या करना है किस तरह, और उन पर नज़र गुजर भी रखते हैं विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेयर एंड काउंसलर। और फिर ये सारा काम होता है, मेयर और काउंसलर सारे मिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के वो सारा काम वहाँ टाउन एरिया का करते हैं। क्लियर? फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल। अब हमने कहा कि काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम? सो एज पर द 12th शेड्यूल या स्केड्यूल भी इसको पढ़ते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसलर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। 12वें शेड्यूल में जो हमारे आईन की शिक है उसमें लिखा है कि ये काम वो कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक होता है प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी इक्तिसादी तरक्की लोगों की और समाजी तरक्की। ये मैंने आपको बारहा समझाया, यानी इक्तिसादी तौर पर लोग जो है उनकी माली हालत ठीक हो जाती है जब हम इक्तिसादी तौर पर इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है, और समाजी तौर पर लोग जो समाज का ताना बाना होता है वो ठीक रहता है जब गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, जिसमें अभी मैंने कहा इसको टाउन एरिया भी कहते हैं, तो टाउन प्लानिंग भी इनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर को किस तरह बढ़ना है, यहाँ सड़कें किस तरह से होंगी, दुकान कैसे होंगे,
किस दिन छुट्टी होगी, किस दिन नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो किस तरह से, कहाँ पर किस तरह के दुकान होने चाहिए, कहाँ पर पार्किंग होगी, कहाँ पर नहीं होगी, ये सारा टाउन प्लानिंग का हिस्सा होता है। साफ सुथराई भी इसी का हिस्सा होता है। उसके बाद होता है रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ये भी मैंने आपको कहा कि टाउन की जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए ये म्युनिसिपैलिटी ही या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही तय करती है। ये रेगुलेशन भी, कहाँ बिल्डिंग बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, उनका हक होता है। तीसरा, रिकॉर्डिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी जो मुर्दमशुमारी जिसको हम कहते हैं एक तरह की, हालांकि एक होती है सेंसस जो हम 10 साल बाद करते हैं मुल्क में, नहीं, मैं नॉर्मल जो सेंसस होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, कितने मर गए कितने पैदा हो गए, तो ये एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स होती है कस्बे के हवाले से, इनको भी यही म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड करती है। यानी किसी की अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगी, टाउन में बर्थ हो गई होगी, तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? टाउन एरिया कमेटी में जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल एरिया में जो म्युनिसिपैलिटी है वो उसको दे देगी ये बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद पब्लिक इम्यूनिटीज, मैंने आपको बताया कि आगे चलकर आपको पता चलेगा यहां पब्लिक इम्यूनिटीज कौन कौन सी है। इसमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, यानी गाड़ियां कहां ठहरेंगी, पार्किंग लॉट्स, एक होती है वो पार्क नहीं, ये पार्किंग लॉट्स यानी जहां गाड़ी ठहराई जाती है, बस स्टॉप्स, पार्क्स, अब वो पार्क्स जहां रिक्रिएशन पार्क्स जिनको हम कहते हैं, गार्डन्स होते हैं शहरों में, स्ट्रीट्स या स्ट्रीट लाइट्स, प्लेइंग ग्राउंड्स या प्लेइंग फील्ड्स, बेरियल्स एंड बेरियल ग्राउंड्स, कहाँ पर ये जो है मज़ारात होंगे और मज़ार को किस तरह से कंट्रोल में रखना है, कहाँ पर लोग जो है अपने मुर्दों को कहाँ पर दफन करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि क्रिमेशन सेंटर जो है, यानी कहाँ पर लोग जो है जो बाकी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिरियल नहीं करते हैं वो क्रिमेशन करते हैं, वो अपने मुर्दों को जलाते हैं चिता पर, वो चिताएँ कहाँ बनेगी, क्रिमेशन ग्राउंड्स कहाँ पर होंगी, एंड इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स। इसके अलावा अब नए तरीके से जो है बिजली का इस्तेमाल करके क्रिमेशन की जाती है, क्योंकि लकड़ी से पोल्यूशन होता है, तो अब इलेक्टोरल क्रिमेशन होती है, तो उनको बनाया जाता है। एंड पब्लिक कन्वीनियंसेस, और इसके अलावा जो लोगों के सहूलियत के दूसरे काम हैं वो भी इनकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस। क्योंकि वाटर सप्लाई अगर गांव में हम देखेंगे तो यहाँ एक ही यूज़ उसका होता है, लेकिन वहाँ पर देखेंगे तो इसका डोमेस्टिक यूज़ यानी घरेलू यूज़ भी होता है, घरेलू इस्तेमाल भी इसका होता है, इंडस्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, और लोग इसको कमर्शियल के लिए यानी इससे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएगा जिससे वो पैसा कमाएगा तो वो कमर्शियल इंडस्ट्री का होगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई आइसक्रीम फैक्ट्री लगा रहा है तो उसको पानी चाहिए, तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो जाता है वो कमर्शियल रेट्स पर जाता है उसको पानी। उसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों की सेहत का ख्याल वो रखते हैं सैनिटेशन के ज़रिए, और सैनिटेशन कंजर्वेंसी, और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी घरों से जो भी फुजला निकलता है उसको सही ढंग से ठिकाने लगाने के लिए, और इसके अलावा फायर सर्विसेज, वहाँ फायर ब्रिगेड भी होता है, उसको भी मेंटेन म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। उसके अलावा होती है अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी वहाँ पर गांव में तो काफ़ी दरख्त होते ही है, लेकिन बाज़ारों में आमतौर पर कम देखे जाते हैं, तो इस पर भी खास तवज्जो, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे लंग्स की तरह काम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ सफोकेशन, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ होती है, शोर होता है, तो इस वजह से वहाँ फॉरेस्ट्री का भी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री पर ध्यान दें, एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और जो भी हम देखते हैं कि इकोलॉजी के हिसाब से जो बैलेंस होनी चाहिए, जो हमारा माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो इस पर भी वो नज़र रखते हैं। यानी एक तरह से सारा काम, छोटा मोटा सारा काम उनको ही करना होता है। उसके अलावा सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कमजोर तबके जो SC ST OBC, या इसके अलावा जो वेमेन का तबका, या कमजोर जो पॉवर्टी लाइन से जो BPL लोग होते हैं, या इसके नीचे भी कुछ पॉवर्टी लाइन्स हैं, उनको देखते हैं, और उनकी पॉवर्टी एलिवेशन यानी उनकी गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। लुक आफ्टर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, या इसके अलावा जो लोग किसी तरह से कमज़ोर होते हैं तो उनको भी, जिनको हम फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं, किसी की आई साइट कमज़ोर है, किसी के लोकोमोटिव ऑर्गन्स कमज़ोर हैं, या किसी का और कोई डिफेक्ट है इस तरह से, तो
उनको हम फिजिकली चैलेंज्ड भी कहते हैं, या उनको हम अदरवाइज एबल्ड लोग भी कहा जाता है, यानी जिसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में। तो इसका जो इसके लिए जो पहले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अब वो नहीं इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, और इसके अलावा जो झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका होता है उसको अपग्रेड करना, क्योंकि आमतौर पर लोग जो गाँवों से जाते हैं शहरों में काम करने के लिए, वहाँ फिर उनको रहने सहने की जगह वो झुग्गियाँ लगाते हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में बसते हैं और ये स्लम एरियाज कहलाते हैं। और इन स्लम एरियाज में सैनिटेशन का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता है। आगे चलकर इस पर आपको एक क्वेश्चन भी, उसमें हम और बात करेंगे इस पर। सेफ गार्डिंग कैटल और स्ट्रीट एनिमल्स भी वहाँ होते हैं। तो बहुत सारे लोग शहरों में क्या करते हैं कि अपना काम निकाला जानवर से, फिर जब वो बूढ़ा हो गया तो छोड़ दिया, या अगर जिसको कोई काम नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो ये बड़ा मसला है, ये एक तरह की क्रुएलिटी है एनिमल्स के साथ, और फिर लोग उनको मारते हैं सड़कों पर। तो इस तरह का मसला होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ये बड़ा मसला है, क्योंकि इंसान तभी है कि उसको दुख दर्द समझ आता है, यहाँ तक कि जानवरों का भी। और अगर वो जानवरों का दुख दर्द नहीं समझेगा तो उनके लिए भी खास मजहब को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो इंसानियत के लिहाज से भी ये बहुत गलत है। एंड रेगुलेशन ऑफ कैटल पाउंड्स, और जो गौशालाएं बनाई जाती है, या इनके लिए आप गौशाला इंडिया में आम चीज़ है कि जो भी स्ट्रीट काउज होती हैं उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। गौशाला मुख्तलिफ लोग जो हैं वहाँ पर जो है इनको रख रखाव में रखा जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है। फिर इन गायों को जो लोग छोड़ते हैं उनका दूध खाते हैं और फिर उनको पुरसाने हाल उनका नहीं होता, उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक तरह की क्रुएलिटी है और इसको कंट्रोल करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा स्लाटर हाउसेस, जहाँ पर एनिमलों को बहुत सारे लोग एनिमल फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उन एनिमल के स्लाटर हाउसेस जहाँ पर उनको ज़बह किया जाता है वो बनाए जाते हैं। या टेनरीज, जहाँ पर एनिमलों के हाइड्स जो उनसे जो हमें चमड़ा हासिल होता है उनकी रंगाई या उनको ठीक करने के लिए जो टेनरीज लगाई जाती है वो भी इनके कंट्रोल में आती है। कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी को ही पता है कि कहाँ के लोग जो है इस चीज़ को अलाउ करते हैं कहाँ के नहीं करते हैं, तो वो उसी एरिया में टेनरीज लगाने देते हैं। समझ रहे हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट, इसके अलावा इनको जो तहजीबी या तमद्दुनी तौर पर जो भी अहम चीज़ें उसकी रिवायात होंगी उस इलाके की, या उनकी जो एजुकेशनल ज़रूरतें होंगी, जो इसमें स्कूल्स वगैरह आते हैं, तो उनकी देखभाल करते हैं। और इसके अलावा जो ब्यूटी होती है, एस्थेटिक एस्पेक्ट जो टाउन का होता है, उस पर भी ये नज़र रखते हैं। ये इनका काम बहुत बड़ा काम है। काफ़ी टाइम हो गया हमें ये डिस्कस करते हुए, इसका मतलब है काफ़ी काम है इनके पास। सोर्स ऑफ इनकम, इसके लिए पैसा खर्च होगा। समझ आई बात। तो वो कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी टैक्सेस से आएगा, यानी जो वहां लोगों की प्रॉपर्टी होती है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स होता है। वाटर सप्लाई बिल से आएगा, लोग पानी इस्तेमाल करते हैं तो मुफ्त तो नहीं करेंगे, बिल्स पे करेंगे। रेंट्स फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओन्ड मार्केट्स, हाउसेस, प्लाजाज एटसेट्रा। इसके अलावा इनकी अपनी भी कुछ एसेट्स होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, जो सरकार की ज़मीनें होती हैं उन पर ये प्लाजा बनाते हैं, उन पर ये हाउसेस बनाते हैं, फिर रेंट पर देते हैं। या मार्केट्स इनके होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं, उनसे जो रेंट आता है, रेंट का मतलब किराया, वो जो आता है उस पर चलता है। टैक्सेस फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द सिटी, इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स लोगों के पास होते हैं, यानी जिनसे वो कारोबार करते हैं, बसें चलाते हैं, सोमोस चलाते हैं, या और कोई गाड़ियाँ जो काम करने वाली गाड़ियाँ होती हैं। एक होता है अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे हमारे पास गाड़ी है तो वो हम किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करें। अगर काम के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको सालाना टैक्स भरना पड़ता है, ठीक। और आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो वो सोमो को रोकते हैं, जो वो वहाँ पर जब टाउन एरिया शुरू होता है तो वहाँ पर वो पहले से ही टैक्स लेते हैं कि अगर आप वहाँ अंदर जाओगे तो हम आपको इतना रसीद काटना पड़ेगा। तो इस तरह के टैक्सेस। इसके अलावा ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट भी बहुत सारा ग्रांट उनको दे देता है, उससे भी ये काम चलते हैं। तो ये हो गई इसका सारा लेखा जो है जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो इसमें हमने वो सारी बातें पढ़ी जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, और बहुत कम डिटेल्स आपको बुक में मिलेंगी, इस वजह से मैंने ये सारी। अब जो बुक में और डिटेल्स हमें पढ़नी है तो उनको हम क्वेश्चंस में ही डिस्कस करके वो भी क्लियर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला's हाउस? जो मैंने पहले कहा कि यास्मीन खाला के घर क्यों गए, तो हम बताएंगे द चिल्ड्रन वेंट टू यास्मीन खाला's हाउस टू नो हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द स्ट्रीट लाइट्स।
वो यहां इसलिए गए क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये जो शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं ये कौन लगाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सो बिकॉज दे वर क्यूरियस टू नो इट, क्योंकि वो जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने नहीं लगाई, उनके बाप ने नहीं लगाई थी, तो वो जानना चाहते अब ये आती कहां से है। ठीक। सो एंड यास्मीन खाला वाज ए रिटायर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय, वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, लिहाजा उनको किसी ने बताया। सो वन चाइल्ड्स मदर एडवाइज्ड देम टू गो टू, तो उस एक बच्चों की माँ में से एक ने उनसे कहा कि आप उसके पास जाइए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाली एक लेडी थी। ठीक। उसके बाद दूसरा, लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए सिटी डेवलपर। शहर में रहने वाले लोगों पर किस तरह से असरअंदाज होता है जो काम म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल के वर्कर्स करते हैं, उसका असर उन पर किस तरह से पड़ता है। सो इसका असर डायरेक्टली हमने देखा कि जो उनके काम है सबका असर पड़ता है। तो हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन, इसके जरिए से कि जमीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहां पर कौन सी जमीन का आप कहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं। टाउन प्लानिंग से असर पड़ता है, पब्लिक एम्यूनिटीज से असर पड़ता है लोगों की, एंड पब्लिक हेल्थ आर द 4 वेज इन विच, क्योंकि ऊपर ही बनाया लिस्ट 4 वेज, 4 चीजें। एक रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज से पड़ता है, लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन से, दूसरा टाउन प्लानिंग से, तीसरा पब्लिक एम्यूनिटीज से, चौथा पब्लिक हेल्थ केयर से या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी से। और द 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए सिटी डेवलपर। जितने भी काम है मैंने कहा कि सब, लेकिन 4 काम ये हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, ये 4 काम है जिससे डायरेक्ट सिटी डेवलपर अफेक्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन, हु इज म्युनिसिपल काउंसलर। म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है। ए म्युनिसिपल काउंसलर इज एन इलेक्टेड मेंबर, ये इलेक्टेड मेंबर होता है, वोट से चुन के आता है ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी, हु रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स इन ए गिवन प्लेस। किसी भी खास जगह जहां पर ये इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर लोगों को रिप्रेजेंट करने का उनका एक अपना म्युनिसिपैलिटी में अपना एक बंदा चाहिए, उसको काउंसलर कहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट होके आता है। ठीक। चौथा, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया। गंगाबाई गैदर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन अलोंग विद द वार्ड काउंसलर, वार्ड काउंसलर्स के साथ मिलकर उसने बहुत सारी औरतों को जमा किया, एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द म्युनिसिपल कमिश्नर। फिर म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट की। क्या की, क्योंकि सारे इख्तियारात म्युनिसिपल कमिश्नर के पास होते हैं, वो हमने ऊपर पढ़ा, अगर मेयर इलेक्टेड ना हो तब। सो बिकॉज द गार्बेज वॉज नॉट बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट्स, क्योंकि वहां पर गंद बिछी हुई थी, जो गार्बेज जो लोगों का फुजला निकलता है उसको किसी तरह से उसको हटाया नहीं गया था, तो वहां पर उसने प्रोटेस्ट करवाई। और हमने ये पहले कहा कि गवर्नमेंट में हिस्सादारी का एक तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट को बताया जाए कौन सा काम करना है, लेकिन वायलेंस नहीं। ओके। 5वां सवाल, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। वो हमने कहा कि किस किस तरीके से वो बिल्स वगैरह जो रेंटल्स वगैरह वो जमा करते हैं। तो यहां पर हम मुख्तसर सा लिखेंगे, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स द मनी टू डू इट्स वर्क फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस एंड रेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स और रेंट्स पेड बाय द सिटीजन। ये कौन देता है, शहरी देते हैं। एंड ग्रांट्स एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, और कुछ ग्रांट्स भी आते हैं जो गवर्नमेंट देता है। मुख्तसर सा जवाब, एक आते हैं टैक्सेस से, एक आता है रेंटल से, एक आता है ग्रांट से। ठीक। ये 3 तरीके हैं उनको पैसा हासिल करने का, जिसके जरिए से वो अपना काम निकालते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन 6, डिस्कस। आपको कुछ पॉइंट्स हैं 2-3, इनको डिस्कस करना। इन 2 फोटोग्राफ्स, ये आप बुक में देख सकते हैं, यहां बुक पर बनाए हुए फोटोग्राफ्स हैं। तो इन फोटोग्राफ्स को देख के आप ये अंदाजा करेंगे कि इन सवालों का जवाब हमें क्या लिखना है। ये फोटोग्राफ्स, ये 2 फोटोग्राफ्स है, फोटो 1, फोटो 2। ठीक। ये आप अपनी तरफ रखिए और अपनी किताब को नजर में रखिए। और हमें क्या करना है, डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। ये गार्बेज को डिस्पोज करने के 2 तरीके हैं, अलग अलग दिखाए गए 2 फोटो में। विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज। अब आपको देखना है, तो आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि फोटो 1 है या फोटो 2 है, ये नहीं बताने क्यों है, क्योंकि आपको दिखता है क्यों है। ठीक है। तो हम पहले कहेंगे, पहले वाले का आंसर द वेज शोन इन फोटो 2, ये सही तरीका है, क्योंकि हमने देखा इस पर दिखता है कि किस तरह से ये ज्यादा प्रॉपर तरीका लगता है। ठीक है ना। फिर है दूसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। और पहले फोटोग्राफ में, क्योंकि हमने कहा फोटोग्राफ 2 सही है, तो फोटोग्राफ 1 में क्या प्रॉब्लम है, अब वो डिस्कस करनी है। तो लेट अस सी, द एनिमल इज रोमिंग अराउंड द गार्बेज, दिख रही है ना,
roaming around the garbage dump shown in photo 1 may cause injury or harm to the persons around. जो वहां लोग हैं, एक तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं. Number 2, there is also a fear of getting infection of serious diseases. सारा गार्बेज खुला है तो वहां इन्फेक्शन होने का भी खतरा है. बात समझ आई? चलिए, इसी वजह से हमने पहले सवाल के जवाब में कहा कि फोटो 2 सही है. उसके बाद Number 3, why do you think the proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? हम ये क्यों, या आप ये क्यों ऐसा सोचते हैं कि जो म्यूनसिपैलिटी में लोग काम करने वाले हैं उनके पास अच्छी खासी तरीके की मशीनरी है या डिस्पोज करने के तरीके उनके पास अवेलेबल नहीं है? तो हम जवाब लिखेंगे बिकॉज म्यूनसिपैलिटीज हैव इनसफिशिएंट फैसिलिटीज. इनके पास जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो इनसफिशिएंट है, वो कम है, नाकाफी है. इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? नाकाफी है. अवेलेबल टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, जो जहां पर प्रॉपर एक सफिशिएंट तरीके से जो हमें मशीनरी चाहिए वो नहीं है, इस वजह से नहीं होता है. उसके बाद आता है क्वेश्चन 7. ये एक डिटेल दी हुई है. लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो मैंने कलर्ड में उसको लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए. सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एज वेल एज वर्क फॉर द कॉर्पोरेशन. बहुत सारे लोग गांवों से, देहात से आते हैं जो कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, जो एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स वहां काम करते हैं, घर में घरेलू काम करते हैं लोगों के, जिनको हम कहते हैं कि घर का काम, लॉन्ड्रीज करते हैं, बर्तन करते हैं या बाकी साफ सुथराई करते हैं. ठीक, ये शहरों में जाके काम करते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे वर्कर्स गाँव से जाते हैं वहां काम करने के लिए. कीपिंग द सिटी क्लीन, ताकि वो शहर को साफ और शिफाफ रखें. येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्दी. लेकिन फिर जहां वो शाम को रहने के लिए जाते हैं वो बहुत ही गंदे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों का इलाका. दिस इज बिकॉज दीज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. क्योंकि इनका तो ना तो सैनिटेशन फैसिलिटी है, साफ सुथराई का कोई मसला है, और ना वाटर फैसिलिटी. इनको बेसिक इम्यूनिटीज जिनको हम कहते हैं वो इनके पास नहीं होती है, इसलिए इनको गंदे इस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है. The reason often given by the municipal corporation is that the land in which the poor have set up their homes does not belong to them. हमने कहा कि म्यूनसिपैलिटी को पता होता है कौन सी जमीन हमारी है, कौन से लोगों की है. तो अक्सर बेशतर जब म्यूनसिपैलिटी वालों को पूछते हैं कि ये स्लम एरिया इतने बुरी कंडीशन में क्यों है, तो वो कहते हैं कि देखिए जिन जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है ये नाजायज है, ये यहाँ पर गलत जगहों पर रहते हैं. ये वो एक रीजन कहते हैं. दूसरा क्या कहते हैं? एंड दैट स्लम डेवलपर्स डू नॉट पे टैक्सेस. दूसरा वो ये कहते हैं कि ये टैक्स भी नहीं देते हैं. ये टैक्स भी, तो पैसा कहां से आएगा इन पर खर्च करने के लिए? However, people living in middle class neighborhood pay very little in taxes compared to the amount of money the corporation spends on them in setting up parks, street lighting facilities, regular garbage collection, etc. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चलिए मान लिया इनके दोनों पॉइंट वैलिड है, लेकिन जो शहर वाले जो फैसिलिटीज हासिल करते हैं उन पर जो पैसा लगाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो उतना उससे बहुत कई गुना ज्यादा होता है जितना वो टैक्स देते हैं, रेंट देते हैं. तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ. इस तरह की बात तो अब समझ में नहीं आती है. फिर उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? Also, as you read in this chapter, the property taxes collected by the municipality makes up only 20 to 30% of its money. जैसा कि इस बुक में हमने देखा कि जितना उनको पैसा चाहिए होता है, हमने देखा कि पैसे की 3 अकसाम है जो उनके पास आती है. एक होता है टैक्सेस, दूसरा होता है रेंटल्स, और तीसरा होता है गवर्नमेंट ग्रांट. तो अब वो 3 हिस्से हैं, तो सीधा अगर आप उनको हिस्से करेंगे तो 30% दैट अमाउंट 33%, ज्यादा से ज्यादा वही है, या 23 से 30% के आसपास टैक्स जमा होता है. तो बाकी 60% जो है वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो पैसा है जो असल में जिस पर सबका हक है. चलिए मान लिया मैंने टैक्स दिया, मेरे टैक्स का पैसा मुझ पर खर्च होना चाहिए, मेरे एनवायरनमेंट पर खर्च होना चाहिए, मेरे गांव पर खर्च होना चाहिए. लेकिन जो मेरे ऊपर इससे जायद खर्च होता है वो तो मेरा नहीं है. उस पर जितना मेरा हक है उतना उन स्लम डेवलपर्स का भी है. समझ रहे हैं? तो ये कहां की सही बात है. तो अब सवाल पैदा होता है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज?
अब आप ये बताइए कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इन स्लम एरियाज पर भी ज्यादा से ज्यादा इनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए और जितना पैसा इन पर खर्च किया जाए उससे ज्यादा करना चाहिए। दूसरा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज दैट द रिच गेट? और आप ऐसा क्यों जरूरी समझती हैं कि जितना इन रिच लोगों को, अमीर लोगों को जितनी फैसिलिटीज अच्छी मिलती है उसी तरह की फैसिलिटीज किनको मिलनी चाहिए? उन गरीबों को, स्लम में रहने वाले लोगों को। तो इसका हम एकजुट होकर जवाब दे देंगे। आई थिंक इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। मैं सिर्फ इतना नहीं समझता हूं कि ये जरूरी है ये करना कि हम स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को फैसिलिटीज दें, बल्कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आईनी फर्ज है हमारे ऊपर टू स्पेंड मोर मनी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो एक उसको बनाने की जो कानून, जो जिस कानून के जरिए वो बनते हैं वही कानून उनको कहता है कि इन हर एक को फैसिलिटी प्रॉपर चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर वो किसी कानून के तहत काम करते हैं तो उनको भी कानून की पासदारी करनी चाहिए। सो to spend more money on slum locality because slum dwellers are a part of our society। क्योंकि स्लम में रहने वाले कोई वहां दूसरे सियारे से नहीं आए हैं, वो भी इसी जमीन के रहने वाले हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारी सोसाइटी के आम फर्द हैं, जी इज्जत लोग हैं। दे नीड एजुकेशन, उनको भी एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, साफ सफाई चाहिए, रिहैबिलिटेशन, जहां वो अच्छी तरह से रहे उसको रिहैबिलिटेशन कहे, रहने की जगह उनको चाहिए, एंड अदर फैसिलिटीज एज द कॉमन पीपल डू, जिस तरह से आम लोगों को मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए। दे आर द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री। सबसे बड़ी बात, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, वो भी वोट देने का हक रखते हैं, वो भी हमारे गवर्नमेंट में हिस्सेदार हैं। समझ रहे हैं? जो मुल्क का इंतजाम चलता है उनका उसमें हिस्सा है। Therefore, in order to achieve our constitutional ideals, लिहाजा अगर हमें कानून की मुकम्मल और आइन की पासदारी पूरी तरह से करनी है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव टू, मैंने शुड नहीं लिखा, मैंने हैव टू लिखा। मैं शुड लिख सकता था क्योंकि इसने शुड में पूछा था। हैव टू का मतलब होता है जब कानूनी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है ये करना। शुड का मतलब होता है जब मैं चाहता हूं कि आप ये करें। हालांकि इसने वही पूछा कि आप क्या चाहते हैं आप करें। मैं समझता हूं कि उनको मुझे नहीं पूछना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी उनको है टू प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज दैट द रिच गेट, कि गरीबों को भी वही फैसिलिटी दी जाए जो अमीरों को मिलती है। अब 8वां है, लुक एट द इमेज बिलो। अब नीचे इस इमेज पर देख लो आप, यहां पर आपकी बुक पर इमेज दी हुई है और यहां पर गांधी जी की आइनक बनी हुई है और इसमें स्वच्छता की वो बात कही गई है। तो इसको आप देखेंगे, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये 2 अक्टूबर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गांधी जी का जन्मदिन है, गांधी जयंती इस दिन होती है। तो उसी दिन 2014 में ये मुल्क को साफ सुथरा रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन प्रमोट क्लीनलीनेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसका मतलब है कि हम गांव देहात को साफ सुथरा रखें ऑल ओवर द नेशन, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आ गई ना वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि जो स्लम एरियाज हैं उनमें भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। अंडर द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय campaign, many activities are also being carried out in schools to generate awareness on sanitation and hygiene among students। अब ये स्वच्छ भारत का एक हिस्सा हमारे स्वच्छ विद्यालय, विद्यालय स्कूल को कहते हैं, उसको स्वच्छ रखना। स्वच्छ का मतलब साफ रखना। ये स्वच्छ जो है ये असल में हिंदी संस्कृत वर्ड से लिया गया, और संस्कृत का ये लफ्ज कश्मीरी में भी इस्तेमाल होता है जिसको हम शूच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूच। यानी शूच का मतलब होता है पाक, पाक को साफ। ये हम कश्मीरी में इस्तेमाल करते हैं कि ये बानछा शूच। एक होता है उसकी अपरेंट सफाई, दूसरी होती है कि पूरी तरह साफ, यानी वो फिजिकली भी साफ हो और स्पिरिचुअली भी साफ हो, उसको हम शूच बोलते हैं। वही स्वच्छ लफ्ज है, समझ रही हैं? तो ये स्वच्छ विद्यालय का या स्वच्छ भारत का जो मिशन चला, इसमें स्कूलों को भी सेंसिटाइज किया गया, स्टूडेंट्स को बताया गया, इनको अवेयर किया गया कि किस तरह से साफ सुथराई बहुत जरूरी है गाँव में।
देहातों में। ऑब्जर्व द वेज इन विच स्वच्छ भारत अभियान इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें इन योर लोकेलिटी। अब आपको देखना है कि हमारे इलाकों में किस तरह से, अगर आप देखोगे कि गांव-गांव में अब वो पिट्स बनाए जाते हैं, गार्बेज पिट्स बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए पैसा देता है, और फिर गार्बेज पिट्स को लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अजीब बात है। लोगों ने अब उनमें गायों को चारा डालना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग उसमें अपने काम की चीजें रखते हैं, हालांकि बनाए गवर्नमेंट ने पैसा किस लिए दिया, हाँ, ताकि वो साफ सुथरा रखे अपने माहौल को। जो भी वो उसके दो आपने देखे हैं, उसके दो कंटेनर्स बनाए जाते हैं, एक में वो गार्बेज आप डाले जो डिस्पोजेबल होता है या जिसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और दूसरे में पॉलीथीन वगैरह जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ताकि आप उसमें फर्क कर सकें, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको आप डंप करके वहां खाद बना सकते हैं, और जो डिग्रेडेबल नहीं है उसको आप रिसाइकलिंग के लिए बेच सकते हैं। लेकिन हमारी बात जो है हमें समझ में नहीं आती, हम क्यों करते हैं हम लोगों को क्या क्या बताएंगे। प्रिपेयर ए पोस्टर एंड डिस्प्ले इट इन योर स्कूल। अब आपको एक पोस्टर इसके बारे में लिखना है, तो आपका जो पोस्टर है वो ये है, ये क्या मैंने कहा था, ये शूज तो पाक, शूज का मतलब होता है स्वच्छ, और पाक का मतलब होता है क्लीन, बिल्कुल प्योर। तो तति छु जाति पाक, देयर डिवेल्स गॉड, देयर डिवेल्स अल्लाह। तो वहां पर ही खुदा होता है, जहां साफ सुथराई होती है वहां पर ही खुदा होता है। तो ये हो गया इसके साथ ही चैप्टर। थैंक्स अ लॉट। तकरीबन 40 मिनट का ये भी है।